मुलतवी किया है। इसको लेकर के इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पर बाईपॉल के लिए हमारे पास काफी वक्त है, यानी कि अप्रैल तक का है वक्त, और जाहिर है कि इस बीच में इलेक्शंस आसानी से कराए जा सकते हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की 2 सीट में से एक बडगाम की सीट है जो उमर अब्दुल्ला के इस्तीफा देने की वजह से खाली पड़ी है, जबकि दूसरी सीट जम्मू की नगरोटा सीट है जहां से बीजेपी एमएलए देवेंद्र राणा की मौत के बाद खाली पड़ी है। अब इन दोनों सीट पर ज़मीनी इलेक्शंस होने हैं जिस पर मौसम साफ होने के बाद इलेक्शन कमीशन फैसला लेगा, लेकिन इन दोनों सीटों पर कौन उम्मीदवार बन सकता है, किसकी मजबूत दावेदारी होगी, तफसीलात के मुताबिक अब्दुल्ला खानदान की चौथी पीढ़ी सियासत में आने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और तफसीलात के मुताबिक यह भी आ रहा है कि लोकसभा और असेंबली इलेक्शन में अपने वालिद उमर अब्दुल्ला के साथ चुनावी तशहीर करने के बाद अब ज़मीर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर की सियासत में सरगर्म होने के लिए तैयार हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अगर हालात साजगार रहे तो उमर अब्दुल्ला के बेटे ज़मीर अब्दुल्ला बडगाम असेंबली सीट के उपचुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि 2024 में इलेक्शन के दौरान उमर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार के तौर पर बडगाम और गांधरबल से चुनाव लड़ा था, दोनों सीटों पर जीत हासिल की थी। उन्होंने बडगाम सीट से इस्तीफा दे दिया था जिसकी वजह से अब यह सीट खाली पड़ी है, और इसके अलावा जम्मू में बीजेपी लीडर देवेंद्र राणा के इंतकाल से नगरोटा सीट भी खाली पड़ी है। एक अंदाजे के मुताबिक दिल्ली असेंबली इलेक्शन के साथ जम्मू कश्मीर में खाली 2 असेंबली यानी कि बडगाम और नगरोटा पर उपचुनाव कराए जा सकते हैं, लेकिन अब यह फैसला आ चुका है कि अभी इसमें टाइम है। चुनाव फरवरी मार्च में हो सकते हैं क्योंकि अभी टाइम है। आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1977 से बडगाम में अब तक 8 असेंबली इलेक्शन चुनाव जीते हैं। जराये के मुताबिक बडगाम सीट पर उमर के बड़े बेटे जमीर और सीएम उमर अब्दुल्ला के सलाहकार नासिर असलम वानी के अलावा आगा सैयद महमूद के नाम पर गौर किया जा रहा है। हालांकि वही दूसरी तरफ देवेंद्र सिंह राणा के इंतकाल के बाद नगरोटा असेंबली सीट पर बीजेपी उनकी बेटी देवयानी राणा को टिकट दे सकती है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। कल ही बीजेपी ने देवयानी राणा को बीजेपी में अपने युवा मोर्चा का नायब सदर बनाया है। तो वाकई क्या नए प्रोडक्ट्स मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं, और ये दोनों सीट कितनी अहमियत की हामिल है, कितनी अहमियत रखती है, ये देखना काफी ज्यादा खास होगा। और क्या एनसी या फिर कांग्रेस इन सीटों पर अपना दबदबा बरकरार रखने की कोशिश करेगी? कांग्रेस अपने आप को वापस एक सीट ही सही, लेकिन फिर भी एक सीट काफी अहमियत का हामिल होता है, इस सीट पे अपने आप को यहां पे कहीं ना कहीं अपने उम्मीदवार को देखना चाहेगी। दूसरी तरफ बीजेपी क्या इस सीट को बरकरार रखने की, जीत का यह सिलसिला जारी रखने की कोशिश करेगी? उन तमाम तर सिचुएशन में क्या कुछ पार्टी की तैयारियां हैं, क्या 2-3 महीने में जो हालात बदले हैं उस हिसाब से अवाम का रुख किस तरफ जा रहा है, ये सारी चीजें जिससे डिस्कस करेंगे। एडवोकेट नीलोफर मसूद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेकेएनसी के स्पोक्स पर्सन हैं, और जनाब जगदीप सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के सीनियर स्पोक्स पर्सन हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जनाब रविंद्र सिंह सलातिया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के सीनियर स्पोक्स पर्सन है। सलातिया साहब आपकी तरफ आएंगे, क्या लगता है आपको? अभी फिलहाल देवयानी राणा के नाम पे मुहर तो नहीं लगी है, लेकिन हालात ये बता रहे हैं कि वो आ सकती हैं। क्या प्रोडक्ट तैयार हो चुका है फील्ड में उतरने के लिए, और इस सीट के लिए क्या कुछ बीजेपी की रणनीति होगी? ऐसा है कि जैसा आप बता रहे हैं कि देवयानी राणा जी नगरोटा से आ सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा स्पष्ट रूपरेखा रहती है, इसको कैसे कैंडिडेट बनाना है। उसमें बहुत सी चीजें होती है, नीचे ग्रास रूट से लेकर, चाहे वो नगरोटा के बूथ लेवल से लेकर, मंडल प्रधानों से लेकर, जिला अध्यक्ष से लेकर, फिर वो बात जाती है स्टेट में, स्टेट से केंद्र में जाती है, और फिर वहां केंद्र की समिति बैठती है और उसके ऊपर विचार विमर्श होता है। ये पार्टी नेशनल लेवल पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है इस समय पूरे नागी हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में सबसे बड़ी पार्टी है, और इसका एक तौर तरीका रहता है कि कैसे चुनाव लड़े जाते हैं और कैसे कैंडिडेट्स बनाए जाते हैं। तो ये कहना कि अभी देवयानी राणा को कैंडिडेट घोषित कर दिया या कैंडिडेट हो सकती है, ये एक स्पेकुलेशंस की बात है। और बिल्कुल ये अंदाजे हैं, इसमें अभी फिलहाल हकीकत नहीं है, लेकिन अगर हकीकत होगी तो फिर क्या बीजेपी इस बात का जवाब दे पाएगी जो परिवारवाद का इल्जाम लगाती है? इसके बारे में आपसे जवाब लेंगे। जगदीप साहब आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। जम्मू में जो कोशिशें कांग्रेस की जानिब से की गई थी
उसमें उतनी ज्यादा कामयाबी तो नहीं मिली, लेकिन फिर भी एक सीट है, जाहिर है कि एक सीट भी बहुत बड़ी बात होती है। कांग्रेस की क्या रणनीति हो सकती है इस सिलसिले में? आमिर भाई, निश्चित तौर पर जहां तक सवाल विधानसभा के उपचुनाव का है, तो बतौर इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी जमात पार्टी की आला कमान तय करेगी प्रदेश प्रतिनिधित्व के साथ विचार विमर्श करने के बाद कि किस तरीके से इस चुनाव में उतरा जाएगा। लेकिन आमिर भाई, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिन पर मुझे लगता है जब अगर हम चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं तो वो चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल। तो बात मेरे भाजपा के मित्र भी बहुत बड़ी बड़ी शेखियां बघार रहे थे। एक तो ये समझ लें कि ये जितनी डेमोक्रेसी की बात भाजपा में करते हैं और जिस तरीके से जिस अंदाज में इन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में पिछले कई सालों से पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका पद जो है वो धकियाते हुए आप कह सकते हैं चल रहा है। और डेमोक्रेटिक सेटअप या डेमोक्रेटिक सेटअप की बात करें तो जो इनके वैचारिक और पैतृक संगठन आरएसएस है, वहां तो पर्ची से चुनाव होता है। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इट कुड बी एन अब्रिविएशन एंड व्हाइल टॉकिंग अबाउट इट, जिसे हम सूचाक्षर कहते हैं या संक्षेपाक्षर कहते हैं, केंद्रीय चुनाव आयोग, केंचुआ, यानी रीढ़ की हड्डी के बिना वो प्राणी जिसने अपनी अस्मिता को, अपने अस्तित्व को पूरी तरह से गवा दिया है। मैं आपको डेट याद दिलाता हूं, 31 अक्टूबर 2024, 33 चुनाव कर्मियों की जान चली गई थी मध्य भारत में, यूपी के अंदर चुनाव के दौरान हीट स्ट्रोक की वजह से। तो चुनाव आयोग का कैसा रवैया डेट शीट को लेकर रहता है वो हमने हरियाणा में भी देखा, जब सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि किसानों के खातों में एक मुश्त किस्त चली जाए, चुनाव की डेट को आगे कर दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, जब आप जानते थे कि यहां 2 सीटें खाली हुई हैं, वहां उपचुनाव होना है और कोशिश ये रहती है चुनाव आयोग की कि जितने चुनाव एक साथ हो सके, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, लेकिन बावजूद उसके स्थिति ये है कि भाजपा 29 सीटें लेने के बाद भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है कि ये सीट वो निकाल पाएंगी। कश्मीर को तो छोड़ ही दीजिए। यही वो कारण है कि दिशा निर्देश केंद्रीय चुनाव आयोग को यहां से मिले हैं, वो जग विदित है, जिसकी वजह से ये चुनाव टाला गया। जी आमिर भाई। बिल्कुल, मैं आपसे ही समझूंगा जनाब जगदीश साहब, अगर थोड़ी सी ताखिर हो रही है मौसम की वजह से, आपको भी मालूम है कि मौसम की खराबी की वजह से कई जगह प्रॉब्लम हो सकती है, खासतौर पर बडगाम की सूरत हाल आपको हमसे बेहतर पता है। ऊंचे इलाकों में आज भी सयाह जाते हैं तो फंस जाते हैं, उन्हें रेस्क्यू किया जाता है। तो अगर ऐसे में चुनाव आयोग फैसला लेता है तो क्या हर एक चीज पे सवाल उठाना लाजिम है? ठीक है आमिर भाई, हम इस पर सवाल नहीं लेते, लेकिन इसके साथ जुड़ा हुआ एक प्रश्न मैं पूछ लेता हूं जी। चाहूंगा तो दर्शक भी इसे सुने। ठीक है, आपने मौलिक स्थितियों की बात की। अगर चुनाव आयोग को लगता है कि बहुत ज्यादा ठंड होगी, जबकि फरवरी के फर्स्ट वीक में चुनाव होना था, मैं पूछना चाहता हूं कि जब जम्मू कश्मीर में अभी हाल विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, इतनी विकट भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद 0.4% का इजाफा पहले चरण में और 0.24% का इजाफा दूसरे चरण में होता है। यद्यपि तुलनात्मक ढंग से हरियाणा और महाराष्ट्र, जो पूरी तरह से मैदानी इलाके थे, वहां 7.8% और 6.4% रिस्पेक्टिवली बढ़ जाता है। 75 लाख वोट महाराष्ट्र में बढ़ जाते हैं, जिनकी डिटेल तक देने को इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं है। इलेक्शन कमीशन का रूल 93 ऑफ द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, रूल 1961, उसको सिर्फ इसलिए बदल दिया जाता है क्योंकि महमूद प्राचा ने इनसे सीसीटीवी फुटेज मांग लिया। महाराष्ट्र के एक चुनाव जो मॉक पोल चुनाव था, एक गांव ने करने की कोशिश की, वहां 200 से ज्यादा एफआईआर कर दी जाती है। जो कैंडिडेट्स रिकाउंटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको 5 ईवीएम मशीन्स मॉक पोलिंग के लिए देकर उनसे करोड़ों की फीस लेने के बाद भी रिकाउंटिंग नहीं की जा रही। तो कहां है विश्वसनीयता इस चुनाव आयोग की, जिसे मैं अभी आपको बता। बिल्कुल, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसे हमने बगौर सुना और काफी गहराई से उसे देखा भी है। मैं इस हवाले से आपसे सवाल जरूर लेने की कोशिश करूंगा और जो आपने सवाल उठाए हैं उसका जवाब भी मैं सलातिया साहब से लूंगा, लेकिन एडवोकेट नीलोफर मसूद साहिबा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नीलोफर साहिबा, मैं सीधा आपकी तरफ आने की कोशिश करता हूं। जैसा कहा जा रहा है, ये पूरा तय नहीं है फिलहाल, ये बातें अफवाहें हैं
कि जमीर अब्दुल्ला खड़े हो सकते हैं बडगाम सीट से। रिवायती पार्टियों पे आमतौर पे इल्जाम है, खासतौर पे बीजेपी या दूसरी पार्टियों की तरफ से, कि आप अपने ही लोगों को मौका देते हैं और दूसरे लोग जो इस मेन स्ट्रीम की सियासत में नहीं है या फिर बैकग्राउंड उनका नहीं है, वो इस वक्त कहीं ना कहीं इन तमाम तर चीजों से वंचित रह जाते हैं। ठीक है, अब दोबारा हम उन्हें कनेक्ट कर लेंगे। सलातिया साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। जिस तरीके से बातें हो रही है अभी, सबसे पहला उन्होंने सवाल उठाया कि बीजेपी हमेशा कहती है कि रूल रेगुलेशंस के तहत पार्टी चलती है, जो फैसला होगा लिया जाएगा। आपने भी कहा शुरुआती दौर में, मैं आपसे समझूंगा कि अगर ऐसा है तो क्यों हमेशा पीएम मोदी के ही चेहरे पे इलेक्शन लड़ा जाता है? क्यों ऊपरी कैंडिडेट चेंज नहीं होते हैं, सिर्फ नीचे के जो लीडर होते हैं उसमें फेरबदल होता है? जिस तरीके की चीजें अभी जगदीप साहब कह रहे थे, मैं चाहूंगा कि आप जवाब दें। कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हमारे दोनों गेस्ट तक शायद आवाज़ नहीं जा रही है। दोबारा मैं टेक्निकल टीम को कहूँगा कि इनसे रब्ता करें और फौरी तौर पे उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुँच पा रही है। जगदीप साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। अभी चूंकि देखिए, सवाल यहीं पे बाकी रह जाता है कि कांग्रेस को भले ही बहुत ज़्यादा मैंडेट नहीं मिला हो, लेकिन कांग्रेस को हल्के में नहीं लिया जा सकता क्योंकि ग्राउंड पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत है कांग्रेस की। मैं आपसे ये समझूंगा कि क्या कोई रणनीति अपनाई जाएगी इस सीट को दोबारा हासिल करने के लिए, क्योंकि एक सीट भी बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर देखिए, मैं बड़े साफ शब्दों में आपको बता दूं, मेरा अपना विधानसभा क्षेत्र विजयपुर था और यहां पर जब चुनाव हुए तो आई कुड शो द वीडियोस जिसमें शराब की गाड़ियां लोगों ने पकड़ी, हमारे लोगों ने पकड़ी, मामला तक दर्ज नहीं। दिक्कत क्या है, कांग्रेस इस चुनाव में पूरी संजीदगी से उतरेगी, फैसला पार्टी करेगी कि गठबंधन का कैंडिडेट जाएगा या किस तरीके से भी। लेकिन बीजेपी कह रही है कि भरोसा है ही नहीं कांग्रेस के ऊपर लोगों का, और यही वजह है कि कांग्रेस को दोनों चुनाव में जबरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ा। आमिर भाई, पहली तो बात, हमने जम्मू कश्मीर में कभी भी ईवीएम को लेकर सवाल खड़ा नहीं किया। हमने ये जरूर कहा कि स्थानीय प्रशासन नपुंसक बनकर तमाशा देखता रहा और जमकर शराब बांटी गई एम्बुलेंसेस में भर भर के। बिल्कुल। लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी माना कि कहीं ना कहीं हमारे एंड से भी दिक्कतें थी, इसीलिए एक कमेटी का गठन हुआ जो हमारी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविंद्र शर्मा जी की अगुवाई में एक बड़े लंबे चौड़े और बड़ी गहनता से, बड़ी पेनिट्रेटली, कंप्रिहेंसिवली होमवर्क करने के बाद अपनी रिपोर्ट जो है वो आला कमान को सौंप चुकी है। अगर कांग्रेस ने इस पर जांच बैठाई तो इसका मतलब साफ है कि हमने ईमानदारी से अपनी हार को स्वीकार किया है। लेकिन आमिर भाई, मेरा जो प्रश्न है ना, मैं चाहूंगा बराए मेहरबानी वो आपके दर्शकों तक आपके जरिए पहुंचे। आज जैसे हम आज की ही हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर लेते हैं, देखिए हमारा लोकतंत्र जो है उसका ताना बाना आज की तारीख में उसी ईवीएम पर खड़ा है जिसका विरोध कभी इन्हीं के सांसद ने किताब लिखकर किया था, जिसकी प्रस्तावना अडवाणी जी ने लिखी थी। और आज दिल्ली में यह स्थिति है कि संजय सिंह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहना पड़ रहा है कि उनकी खुद की धर्मपत्नी का वोट जो है वो किसी और महिला के नाम पर जो है कटवा दिया गया। 11,000 वोट जो है वो एक विधानसभा में कटवा दिए जाते हैं भाजपा का लेटर हेड यूज करके। और कोड में खाद ये है कि इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पर वो इंफॉर्मेशन शेयर ही नहीं करता। नहीं, बिल्कुल, आपने जो सवाल उठाया है और जो आपने रिपोर्ट बताई है वो रिपोर्ट फैक्ट पे आधारित है। मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी है, बिल्कुल सही है। लेकिन इस हवाले से आज भी ईसीआई ने साफ तौर पे इन तमाम तर चीजों को वाज़ेह किया और उस हवाले से मैं आपसे सवाल लूंगा। लेकिन एडवोकेट नीलोफर साहबा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नीलोफर साहबा, जमीर अब्दुल्ला के खड़े होने की बात कही जा रही है बडगाम सीट से, क्या रिवायती पार्टियों के ऊपर जो इल्जामात हैं वो सच साबित हो रहे हैं? देखिए, अभी नोटिफिकेशन आई हुई नहीं है। जब नोटिफिकेशन आ जाएगी हमारा कोर ग्रुप बैठेगा, जो बेहतर होगा पार्टी के लिए, लोगों के लिए, तो वैसे ही वहां पर इंतखाब करेंगे। तो अभी क्या कार्य करना मुझे लगता है अभी प्रीमैच्योर है। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आने वाले वक्त में जो भी उम्मीदवार नेशनल कॉन्फ्रेंस के होंगे उनका नाम आपके सामने आ जाएगा। बिल्कुल, लेकिन ये भी सवाल बीच में आ रहा है कई पार्टियों की तरफ से कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस 3 महीने में जो कार्यकाल देखे हैं लोगों ने, इस वजह से अब उनकी लगातार 8 मरतबा होने वाली जीत
शायद उनको ना मिल पाए और जैसे थाली में परोसी हुई चीजें मिल जाती थी बडगाम सीट से खासतौर पे, अब शायद उन्हें हार का सामना करना पड़े? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि थाली में परोस कर कोई चीज जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को आसानी से हासिल हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक इतिहास है, ये तहरीक है जो 1932 से चली आ रही है और इस तहरीक में कभी उतार चढ़ाव आए हैं। खुदा न खास्ता हम नहीं चाहते हैं कि आगे भी आ जाए, लेकिन हम पूरा उम्मीद है जिस तरीके से आज बहुमत मिला है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, सत्ता में नेशनल कॉन्फ्रेंस है, तो आने वाला वक्त भी जो होगा जहां पर भी इंतखाबात हो रहे, चाहे नगरोटा में हो रहे हैं या बडगाम में हो रही है, इंशाल्लाह ये 2 सीटें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही हक में लोग आएंगे बाहर, उनके हक में वोट दे देंगे। किस बिना पे नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बात की दावेदारी कर सकती है? इस हवाले से मैं आपसे सवाल लूंगा, लेकिन जगदीप साहब मैं उस सवाल को फिर से रिपीट करना चाहूंगा। आज इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ कहा, देखिए आप बहुत सभ्य इंसान हैं और बहुत मंझे हुए स्पोक्स पर्सन है, मैं दोहराऊंगा नहीं कि उन्होंने क्या कहा, बस इतना जानूंगा कि जो भी सवालात कांग्रेस की जानिब से आपकी तरफ से उठाए गए थे उन सब का आज ईसीआई ने बखूबी जवाब दिया है कि ये सारी चीजें कैसे असंभव है, उसके बावजूद भी सवाल उठते रहे। आमिर भाई देखिए, आप मुझे एक बात बताएं, बाकी छोड़ देते हैं कि वो जो कंपनी मशीन बनाती है उसमें 7 में से 4 डायरेक्टर्स इनके नेता है, ये भी छोड़ देते हैं, वो 4 प्रोफेसर जो इनकी टेक्निकल टीम में है, सोर्स कोड को भी छोड़ देते हैं। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, आज तक इस देश में जब से हम आजाद हुए, जैसे मैंने रूल 93 का हवाला दिया जो स्टिपुलेट करता था किसी भी नागरिक को वो तमाम जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए जो वो चाहता, लेकिन एकाएक रातों रात वो नियम बदला गया, उसको भी हम एक तरफ दरकिनार कर देते हैं। मुझे एक बात तो बता सकते हैं कि एक व्यक्ति जो चुनाव लड़ता है पर पोलिंग बूथ आप उससे 47,300 रुपए फीस रखते हैं। मसलन अब 100 पोलिंग बूथ है तो 4.25 करोड़ उसको सिर्फ रीकाउंटिंग के लिए देना पड़ेगा, और जब वो जमा भी करवा देता है, हरियाणा में 20% से ज्यादा कांग्रेस कैंडिडेट्स ने रीकाउंटिंग के लिए अप्लाई किया है, और जानते हैं क्या जवाब दिया इलेक्शन कमीशन ने कि भाई साहब हम आपको वो मशीनें नहीं दे सकते जिन पर रीकाउंटिंग हुई थी, सारी काउंटिंग हुई थी, हम आपको अलग से 5 मशीनें देंगे। और तो और मैंने गांव का हवाला दिया, नांदेड़ में क्या हुआ हमने देखा। हाँ, लेकिन उससे बरक्स हो करके मैं पूरी पीसी का सिर्फ मैं समरी चाहूंगा आपसे। उन्होंने कहा कि फॉर्म 6, फॉर्म 7, 17 ये जितने भी फॉर्म हैं इसके मुताबिक ये होता है कि उनके अपने लोग वो ईवीएम में जितने वोट पड़े हैं वो सब कुछ काउंट किया जाता है, उनको वो नंबर दिए जाते हैं, और जब काउंटिंग के लिए मशीन लाई जाती है तब उनसे वो मैच करवाया जाता है कि देखो आपने जो लिखा था, यानी कि काउंटिंग के बाद इतने वोट हैं या नहीं है, उसके बाद ही प्रोसेस आगे बढ़ाया जाता है। तो ये कैसे संभव है कि जो चीजें आपको पहले से नोट करा दी गई हैं और बाद में काउंटिंग के वक्त भी आपसे पूछा जाता है कि सब कुछ वैसे है या नहीं है, फिर आप कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? आमिर साहब, दिल को बहलाने के लिए ख्याल तो बहुत अच्छा है, आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। इतनी बड़ी संख्या में फॉर्म 17C हरियाणा और महाराष्ट्र के अंदर पोलिंग एजेंट्स को नहीं मिला, और तो और जब ये मामला देश की सर्वोच्च अदालत में गया और वहां पर इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया, जब उससे ये कहा गया कि आप फॉर्म 17C को अपलोड कर दीजिए अपनी वेबसाइट पर, दिक्कत क्या है, एक बार आप फॉर्म अपलोड कर देंगे कोई सवाल ही नहीं रहेगा, नहीं किया गया। जब यह कहा गया कि आप वीवीपैट की पर्ची का मिलान करवा दीजिए, इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं हुआ, रैंडमली 5 मशीनों की बात हुई। देखिए दिक्कत क्या है, एक बात हमें समझनी होगी किसी भी के लोकतंत्र के अंदर आमिर भाई, हम समझ पा रहे हैं दुनिया के तमाम विकसित देश जो हमसे सूचना और तकनीक में दशकों आगे हैं, वो अगर ईवीएम का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और निरंतर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उनमें से किसी का भी संतोषजनक उत्तर जो है वो चुनाव आयोग नहीं दे पा रहा है, तो ऐसे में क्या विपक्षी जमातों का ये नैतिक दायित्व और जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम इस पर बात करें? बिल्कुल ठीक है, सवाल बनता है आपका और इसका जवाब भी लेंगे, क्योंकि मैं बीजेपी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, इस वजह से मैं इस बारे में अब कुछ नहीं बोलूंगा। मैं सलातिया साहब की सीधा सलातिया साहब से जवाब लूंगा, और पहला सवाल हमारा बरकरार है अभी भी
कि इस वक्त जो नगरोटा वाली सीट है जहां पे अभी उम्मीदवार का किसी भी तरीके से नाम सामने नहीं आया है, या अंदाजे आंकड़े हैं, मैं आपसे समझूंगा सलातिया साहब कि क्या बीजेपी के बारे में जिस तरीके से कहा जा रहा है दूसरी पार्टियों के जरिए कि बीजेपी को इस मर्तबा यह अंदाजा हो चुका है कि इस सीट से उन्हें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि लोगों ने उनको बहुत अच्छे से समझ लिया है, और यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन के थ्रू ही सही अपने पावर का इस्तेमाल करके यहां पे उपचुनाव को रोक दिया गया? मैं ये बता दूं कि आप नगरोटा की अगर बात कर रहे हैं जी, बार बार सलातिया साहब से हमारा कनेक्शन टूट जा रहा है। एडवोकेट नीलोफर साहिबा, कुछ बेहतर करिए यहाँ पे बिजली और कनेक्शंस जो है इंटरनेट के, वो और ज्यादा बेहतर करवाइए, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है हम सभी को। खैर, मैं आपसे सवाल की तरफ आऊंगा। सवाल ये है कि जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, ये जरूर कहा जा रहा है कि बडगाम सीट एक अहम सीट है और शायद नगरोटा से कांग्रेस अपने मजबूत कैंडिडेट को खड़ी करे। खैर, ये बात की बात है। बडगाम सीट पे लोगों की उम्मीदें टूटी है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लोगों का कहना है कि उम्मीदें टूटी है वो उमर अब्दुल्ला के चेहरे पर, उनके कारनामे पर और उनकी जो वादे थे उन तमाम तर चीजों पे वोट उनको दिया था। लेकिन इस मर्तबा पीडीपी की कोशिशें शायद रंग ला सकती हैं और बडगाम की सीट एनसी से जा सकती है। देखिए आमिर साहब, जहां तक आप पहले बात पर मैं आऊंगी जहां आप पूछ रहे थे बिजली का, अगर आप कंपेरेटिवली लास्ट ईयर और आज के ईयर को कंपेयर करेंगे तो उसमें आप खुद देख लेंगे कि काफी जो हद तक मैं कहूंगी काफी हद तक जो है सेटिस्फैक्ट्री आज बिजली चल रही है जम्मू कश्मीर में। अगर आप लास्ट ईयर के आंकड़े देखेंगे तो आप खुद देखेंगे कि जो ग्राउंड सतह पर हालात थे उस वक्त, तो वो हालात नहीं है। जिसका शेड्यूल आपने चेक किया होगा जब 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड माननीय जो हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब दे रहे थे, तो उसमें उन्होंने क्लियर चीजें वो दिखाई भी और लोग किसी हद तक उसमें राहत भी आई हुई है सप्लाई में। नंबर 1। नंबर 2 रही बडगाम की बात। अभी तो इलेक्शंस मुझे नहीं लगता है कि चूंकि इन्होंने एक ये सहारा लेकर के अभी मौसम ठीक नहीं है, मौसमी हालात ठीक नहीं है, हालांकि जब दूसरे स्टेट्स में हो रहे हैं तो यहाँ भी होने चाहिए, मौसम बेहतर है तो इलेक्शंस हो सकते हैं। जो उम्मीदें टूटने की बात है, ऐसा नहीं है। आप जानते हैं कि गांधरबल से भी वो लड़े और लोग चाहते थे कि वो बडगाम से भी लड़े, दोनों जगहों पर उन्होंने लड़ा और वहां पर उन्होंने जीत हासिल की। और आने वाले वक्त में जो भी उम्मीदवार होगा बेहतर उम्मीदवार होगा और इंशाल्लाह मैं पुर उम्मीद हूँ लोग जो है जिन्होंने हमें बहुमत दे दिया है, मैसिव अपना मैंडेट दे दिया है, उसी मैंडेट की कदर करते हुए लोग फिर से भरोसा नेशनल कॉन्फ्रेंस पर करेंगे। क्योंकि अगर आप देखेंगे इन 100 दिनों में काफी कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है। आप अभी एक सवाल पूछ रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्यों चुने, इसमें कोई शक नहीं है। अभी यूटी है, काफी मुश्किलात है हमारे पास, लेकिन उन मुश्किलातों को हम जानते भी थे कि है होंगे भी, जब तक स्टेटहुड रेस्टोर नहीं होगा उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये भी छुपा हुआ था कि जो एनसी ने वादे किए थे उससे साफ साफ मुकर गई एनसी और उस पर अब कोई बातचीत नहीं करती है, जिसकी वजह से लोग नाराज भी। हम बिल्कुल नहीं मुकरे हैं, हम बिल्कुल नहीं मुकरे। हम जानते हैं जब ये हमने मैनिफेस्टो बनाया उस वक्त हम यूटी में थे, अब भी हम यूटी में हैं, तो उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए ही एक 5 साल प्रोग्राम जो तश्कील दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो उस पर वो वादाबंद है, कमिटेड है, कुछ पर काम हो रहा है, कुछ पर काम हो गया है, कुछ के रेजोल्यूशन आ गए, कुछ में वो एकेडमिक सेशन था वो चेंज हो गया। तो काफी हद तक जो है इन हालांकि 3 महीने कुछ ज्यादा नहीं होता है, 10 साल के कांटे जो बिछाए गए हैं जम्मू कश्मीर में, हर तरफ के मुश्किलात है, चाहे आप कोई भी फील्ड देख लीजिए, चाहे आपका हेल्थ सेक्टर है, चाहे आपका एजुकेशनल सिस्टम है, चाहे आपके चंद दिनों में तो वाकई जज नहीं किया जा सकता। लेकिन उस सवाल पे मैं जरूर बरकरार रहूंगा जिसपे आपने कहा कि बडगाम सीट पे इस वक्त या फिर नगरोटा पे इस वक्त इलेक्शन होनी चाहिए थी। मैं आपसे समझूंगा कि यही तो बीजेपी साफ तौर पे कह रही है। इससे पहले भी इल्जाम लगे थे कि एनसी वाले, कांग्रेस वाले यही चाहते हैं कि चंद वोट बटोर करके वो जीत का सहरा अपने सर ले लें और उसके बाद नारा लगाते फिरें, क्योंकि अगर दूर दराज के लोग यहाँ वोट डालेंगे तो उनके हक में नहीं होगा।
सब मैं रोकना चाहूंगी आपको, चंद वोटों की बात नहीं। अगर आप इस वक्त हर एक सीट का आंकड़ा देखेंगे तो आप देखेंगे हजारों की तादाद में जो एक डिफरेंस हुआ है जीतने वाले कैंडिडेट और हारने वाले के। कोई जगह है जहां पर हमारे कैंडिडेट अगर हारे कुछ 400-500 वोटों से हारे हुए हैं। आप ये चीज भी कंसिडर कीजिए। जैसे ठीक है, बडगाम से 18,000 वोट से करीब करीब आप जीते थे। तो ये जो गैप है बीच में, ये कोई 100 का या 10 का आंकड़ा नहीं है जहां पर वो ये कहेंगे कि बस वोटें ले लेंगे और जीत लेंगे। ऐसा नहीं है। लोग जो है, लोग जानते हैं, समझदार है। उन्होंने हर किसी की हुकूमत देखी है, चाहे वो पीडीपी की है, चाहे वो बीजेपी की है, चाहे वो किसी की भी रही हुई है पिछले सालों में। तो वो खुद जानते हैं, उन्होंने देखा है। सवाल जरूर बरकरार रहेगा कि एनसी अपनी बादशाहत तो आएगा भी 20 साल दौर ही रहेगा। चलिए, बादशाहत आप बरकरार रखिए, हमारी शुभकामनाएं। मैं जगदीप साहब आपकी तरफ आऊंगा इस सवाल के साथ, और ये सवाल शायद मैं रहूं न रहूं अवाम आपसे जरूर पूछेगी आने वाले टाइम पे कि जिस तरीके से जिन चीजों के खिलाफ आज आप आवाज उठा रहे हैं, अभी आप स्ट्रॉन्ग पोजिशन में हैं, काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड पोजीशन है आपकी। जब आपकी हुकूमत आएगी और उम्मीद यही लग रही है सेंटर में आप बनेंगे, तो क्या इन तमाम तर चीजों को जायज ठहराएंगे, हलाल ठहराएंगे, या फिर सेम वैसे ही जवाब मिलेगा जैसे अभी मिल रहा है बीजेपी की तरफ से? आमिर भाई, बड़ा बाकमाल सवाल है आपका, और मैं बड़ी नफासत के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ आपको ये कहना चाहूंगा, एक कहावत के साथ कि होनहार वीरवान के होद जिक्रे बात। कांग्रेस वो जमात है जिसने इस देश की आजादी में अपना लहू दिया है। इस देश के पहले प्रधानमंत्री करीब एक दशक तक जेल में रहे, उनके पूरे परिवार के साथ जो प्रताड़ना हुई, सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर महात्मा गांधी तक, और आप मौलाना आजाद से शुरू हो जाए, तमाम वो नेता जो जेल भरो आंदोलन में शामिल हुए, इस आजादी की बुनियाद रखने में जिनका हाथ था। हम एक सेकुलर पार्टी है। माननीय राहुल गांधी जी ने जिन मुद्दों पर आवाज आज तक उठाई है, जिस तरीके से वे लोगों के बीच तमाम यात्राएं करते हुए पहुंचे हैं, वो बताता है। वो महंगाई पर बात कर रहे हैं, वो बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं, वो कुपोषण, गरीबी जैसे मुद्दों पर बात कर रहे हैं। और आमिर भाई, आज सोशल मीडिया का दौर है। आज वो समय चला गया कि आप अपने मतदाता को मूर्ख बना सकते हैं। ये जरूर है, भाजपा ने बनाया, धर्म की अफीम चटाकर बनाया, लेकिन उसका भी समय पूरा हो गया, वो बुनियाद खत्म हो गई। चलिए, हम आपके दौर में भी देखेंगे कि आप धर्म की अफीम ऐसे ही चटाते हैं या फिर कहीं ना कहीं इन तमाम तर चीजों से परे एक नई तब्दीली लाते हैं। बहुत शुक्रिया एडवोकेट नीलोफर मसूद साहिबा हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जनाब जगदीप साहब हमारे साथ खूबसूरत बातचीत के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, में दीजिए इजाजत। देखते रहिए कैसेट टीवी। आदाब। बर्फ, चारों तरफ बर्फबारी का आलम जारी है। कहीं आफत तो कहीं मजे। मुसाफिर दूर दूर से घाटी के मौसम का लुत्फ लेने आ रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी की वजह से जब सड़क के रास्ते बंद हो गए हों, तो बारामुल्ला और बनिहाल के बीच चलने वाली ट्रेन कशिश का मरकज बन गई है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो आने जाने में यह आसान है, और दूसरा बर्फ के बीच ट्रेन के सफर के खूबसूरत तजुर्बे का मौका भी मिल जाता है। लोग इस सफर का मजा लेते हुए कुदरत की खूबसूरती से रूबरू होते हैं। ट्रेन के सफर के दौरान बर्फ से ढकी पहाड़ियां और घाटियां जैसे एक जादू सा एहसास कराती हैं। यहाँ का सफर न सिर्फ एक आम सफर है, बल्कि एक नाकाबिले फरामोश तजुर्बा भी है, जिसे लोग हमेशा अपनी यादों में महफूज रखते हैं।
चारों तरफ बर्फबारी का आलम जारी है, कहीं आफत तो कहीं मजे। मुसाफिर दूर दूर से घाटी के मौसम का लुत्फ लेने आ रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी की वजह से जब सड़क के रास्ते बंद हो गए हों तो बारामुल्ला और बनिहाल के बीच चलने वाली ट्रेन कशिश का मरकज बन गई है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो आने जाने में ये आसान है और दूसरा बर्फ के बीच ट्रेन के सफर के खूबसूरत तजुर्बे का मौका भी मिल जाता है। लोग इस सफर का मजा लेते हुए कुदरत की खूबसूरती से रूबरू होते हैं। ट्रेन के सफर के दौरान